नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और एक आप लोगों के लिए एक नई सीरीज हम लेकर आए हैं, 12th एग्रीकल्चर यानी कृषि। जितने भी 12वीं कृषि के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लेकर आया है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस, जिसमें आपको हम क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री और एलिमेंट्स ऑफ साइंस यानी कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का सारा सिलेबस एग्जाम के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम यहां पर कवर करवाने वाले हैं। यहां पर आज का ये पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है, जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन का सिंचाई एवं जल निकास जानेंगे, जिसको इंग्लिश में हम इरिगेशन और ड्रेनेज के नाम से जानते हैं, इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये पार्ट 1 यहां पर रहने वाला है। सीरीज का नाम हमने दिया है महासंग्राम। महासंग्राम यानी कि एग्रीकल्चर का सारा सिलेबस 12th का हम यहां पर आपको कवर करने वाले हैं। आपको छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है, आपको इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, सभी जगह इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के साथ आपको आखिरी तक बने रहना है और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्योंकि देखिए, जितना भी मटेरियल हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे वो बहुत ही शानदार मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आप आपकी 12th की परीक्षा में पास तो होंगे ही, साथ में आप परसेंटेज भी अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सभी को बता देना है कि YouTube पर सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल के YouTube चैनल पर जो है 12th एग्रीकल्चर की क्लासेस चल रही हैं। आने वाले समय में और सारी हम बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पर देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे सिंचाई एवं जल निकास के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम जाने तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से यहाँ पर 4 क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर के यहाँ पर प्रश्न आते हैं। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पर हम आते हैं। किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो तो हम जानेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक से क्या जानेंगे कि सबसे पहले हम सिंचाई के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम जल निकास के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद जो आपका सिंचाई और जल निकास जो कवर हो जाएगा उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव या फिर ओटी के हिसाब से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको भी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो यहां पर इस वीडियो में हम सिंचाई एवं जल निकास के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना है और एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, सिंचाई की बात करें, सिंचाई यानी इरिगेशन क्या होता है सर, तो जान लेते हैं हम। 12th की परीक्षा में पूछता ही है। आपके टॉपिक का नाम है सिंचाई एवं जल निकास। ठीक है, तो सिंचाई की सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। सिंचाई क्या है, पानी की वह आवश्यक मात्रा जो वर्षा के अतिरिक्त मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से पौधों को प्रदान की जाती है, उसको सिंचाई कहते हैं या फिर उसको हम इरिगेशन कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में अगर आप याद करें तो आपको क्या याद करना है कि पौधों को कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है या फिर इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, उसी को हम इरिगेशन कह देंगे। ये सिंचाई क्या है, वर्षा के पानी की अतिरिक्त है। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। फिर सिंचाई जो है उसका पौधों के लिए क्या महत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन की बात अगर हम करेंगे तो यहां पर पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि पौधे जो प्लांट्स होते हैं उनका 80 से 90% जो भाग होता है, जो उसकी बॉडी होती है प्लांट की, वो किससे बनी होती है, पानी से बनी होती है। ये आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं। 2 नंबर में एक प्रश्न आ जाएगा, सिंचाई की परिभाषा लिखिए और सिंचाई के महत्व को समझाइए। यानी कि 1 नंबर की परिभाषा हो गई और 1 नंबर का यहां पर महत्व हो गया। तो यहां पर आपको पौधों का लगभग 80 से 90% भाग किसके द्वारा बना है, पानी के द्वारा बना है। कोशिका द्रव्य में 90% तक पानी होता है और कोशिका विभाजन जल के बिना संभव नहीं है। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे 3rd वाले पॉइंट की। बिना पानी के अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन संभव नहीं है, इसलिए प्लांट के जर्मिनेशन या सीड के जर्मिनेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये आप सबको याद रखना है। 4th पॉइंट पे आते हैं हम, पौधों के द्वारा सभी पोषक तत्व, जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो पानी के द्वारा यानी कि द्रव अवस्था में ही वो प्राप्त कर पाते हैं, जिनके लिए भूमि में पर्याप्त नमी यानी कि सफिशिएंट मॉइस्चर की आवश्यकता होती है सॉइल के अंदर। ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं और किस तरीके से आप लिख सकते हैं ये भी आप यहां पर जानते चलेंगे। फिर क्या है, ये पौधों का क्या करता है, तापमान को नियंत्रण करने का भी काम करता है। कौन, पानी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंचाई द्वारा पौधे को पाले एवं लू से भी हम रक्षा कर सकते हैं। ये वाले पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। 3rd पॉइंट को, 4th पॉइंट को आप याद रख सकते हैं और 1st पॉइंट को भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, छठा क्या है, छठा यहां पर है
कि शुष्क पदार्थ यानी कि ड्राई मैटर बनाने के लिए, मतलब कि 1 किलो अगर मैं गेहूं मैं उत्पादन कर रहा हूं तो 1 किलो गेहूं उत्पादन करने के लिए मुझे कितनी पानी की आवश्यकता होगी, वो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट हो गई, या फिर वो ड्राई मैटर के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली। जनरली 400 से 500 किलोग्राम 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम ड्राई मैटर पैदा करने के लिए, शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए। लेकिन धान की बात करेंगे तो 1 किलो धान यानी 1 किलो चावल पैदा करने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये भी आप यहां पर मतलब सिंचाई के महत्व में आप बता सकते हैं। क्या लिखा है, पौधों को औसतन 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ यानी ड्राई मैटर पैदा करने के लिए 400 से 500 लीटर पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इकाई शुष्क पदार्थ उत्पादन में सर्वाधिक रूप से यानी कि सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता किसकी होती है, धान की होती है। पैडी को जल की आवश्यकता होती है और यह लगभग 5000 लीटर, मतलब कि 1 किलोग्राम चावल के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये यहां पर आप याद कर सकते हैं। हम बहुत इजी वे में बहुत आराम से सीख रहे हैं, आप जीरो से स्टार्ट भी करेंगे, मेरे साथ आप आखिरी तक बने रहेंगे। मात्र मैक्सिमम मैं आपसे आधा घंटे से भी कम समय मांगूंगा, इसमें आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं मैं 12th में पास तो होंगे ही होगा, साथ में मेरी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ हमने सिंचाई जान लिया, इसकी महत्व के बारे में जान लिया, महत्व यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट। फिर उसके बाद सिंचाई के स्रोत की बात करें यानी कि सोर्स ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें तो मेनली इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ऐसे स्रोत जो कि भूमि के ऊपर है यानी कि सतही जो स्रोत हैं, यहां पर बात कर रहे हैं सतही स्रोत की बात कर रहे हैं जिसको हमने सरफेस सोर्स ऑफ इरिगेशन की हमने बात कर दी। फिर सेकंड में आपका जाएगा जो भूमिगत होते हैं यानी कि अंडरग्राउंड स्रोत होते हैं, जैसे कि आप ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हो तो वो अंडरग्राउंड में आएगा, कुएं से निकाल रहे हो तो वो अंडरग्राउंड में आएगा। तो सर सतही में कौन कौन आएंगे, तो सर सतही में आपका तालाब आ जाएगा, नदियां आ जाएंगी, नहरें आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या लिखा है, सिंचाई के जल के स्रोत 2 भागों में हमने इसको बांटा है। पहला कौन सा है, पहला है आपका सतही स्रोत, सरफेस सोर्स ऑफ इरिगेशन। पहला क्या है, तालाब। तालाब क्या है, दक्षिण राज्यों में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, हमारे देश में लगभग 15% क्षेत्रफल पर क्या होती है, तालाब के द्वारा ही सिंचाई होती है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, तमिलनाडु और कर्नाटक। दूसरा आपका नदियां हैं जिसको हम रिवर कहते हैं, यह सिंचाई का मुख्य स्रोत है। इसमें भी गंगा नदी प्रमुख है। आप सब लोग जानते हैं कि नदियों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस नदी द्वारा की जाती है भारतवर्ष में, तो गंगा नदी का बहुत बड़ा योगदान है सिंचाई में। ठीक है, फिर उसके बाद नहरें की बात करें तो हमारे देश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, नहरों द्वारा की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अन्य स्रोत जैसे कि झील हो गए, झरने हो गए, नाले हो गए, ये भी क्या है, सतही सरफेस इरिगेशन में ये आपका आ जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहां तक याद रखना है। बहुत इजी वे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, जल के स्रोत सतही में तालाब, कैसे याद रखना है, तालाब, नदियां, नहरें। ठीक है, उनके अंदर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप अकेला हेडिंग डाल लेना, सतही स्रोत एग्जांपल तालाब, नदियां और नहरें। अब भूमिगत की बात करें तो भूमिगत में आपका कुआं आ जाएगा और ट्यूबवेल आ जाएगा जिसको नलकूप के नाम से जानते हैं। कुएं की बात करें भूमिगत स्रोत के अंतर्गत, मतलब जमीन के अंदर गड्ढा करके या आप ट्यूबवेल से लाइट के माध्यम से या फिर रस्सी के माध्यम से आप पानी निकाल रहे हो। ठीक है, ये सब यहां पर आ जाता है। जैसे कुएं की बात करेंगे, इसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में होती है, ये आपको याद रखना है। कुएं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। फिर नलकूप में क्या है, नलकूप का मतलब होता है ट्यूबवेल। ठीक है, इसमें बिजली की शक्ति मतलब बिजली की सहायता से हम पानी उठाते हैं, इसलिए इसको बिजली के कुएं भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा, बिजली के कुएं, आपको इसको याद रखना है, किसको, ट्यूबवेल को हम बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसके अलावा हैंडपंप, पाताल तोड़ कुएं, ठीक है, ये सब भूमिगत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और पाताल तोड़ कुएं से भी सिंचाई कहां पर करते हैं, उत्तर प्रदेश में। ये 2 आपको याद रख लिया। सबसे पहले हमने किसको जाना, सिंचाई को जाना, फिर सिंचाई की परिभाषा हमने जानी, फिर उसके महत्व को जाना, फिर सिंचाई के जो स्रोत हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन की हम बात कर रहे हैं, एक तो सरफेस होता है और एक अंडरग्राउंड होता है। सरफेस में आपके तालाब, नहरें, नदियां ये सब आ गए, अंडरग्राउंड में हमने कुएं और नलकूप को यानी ट्यूबवेल को जान लिया है। आइए यहाँ पर अपना खत्म हो गया है यहाँ पर ये 2 टॉपिक। इसके बाद हम जानेंगे जल निकास। देखिए सिंचाई आपका मैंने मात्र थोड़ी सी देर में कंप्लीट करवा दिया, बस इतना ही आएगा एग्जाम में। इस तरीके से आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते चलना है, दोस्तों के साथ शेयर करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब दूसरा है जल निकास। जल निकास को हम बोलते हैं ड्रेनेज। जल निकास को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या लिखा है, खेतों में आवश्यकता से अधिक जल को वैज्ञानिक ढंग से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। ठीक है, या फिर आप सिंपल भाषा में इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि खेत से आवश्यक
पानी के अलावा यानी कि एक्स्ट्रा पानी को, अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना का कहलाता है जल निकास कहलाता है। अतिरिक्त मतलब जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है खेत के अंदर, उसको आप खेत से बाहर निकाल रहे हो, उसको हमने जल निकास कह दिया। जैसे हमने सिंचाई का महत्व जाना था, अब वैसे ही हम जल निकास का महत्व जानेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज हम जानेंगे। तो यहां पर पहला क्या हो जाएगा आपका कि भूमि की संरचना में सुधार करता है। अगर आप जल निकास कर रहे हो तो जल निकास का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भूमि की जो संरचना है उसमें सॉइल स्ट्रक्चर में क्या करता है, ये इंप्रूवमेंट करता है। सेकंड है उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करेगा, जो भी अवेलेबल वाटर है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। मृदा के तापमान में सुधार करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इससे जब जल निकास हो जाएगा तो इससे जो आपका सॉइल इरोजन है, जो तापमान के बाद जो सॉइल इरोजन है वो आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। बोले सर हमको ये समझ में नहीं आया, आपने ये क्या बोल दिया, इसको हमने बोला है भू अपर्दन। थोड़ा सा समझ लीजिए, 1 मिनट लगेगा। इसको हम इंग्लिश में और हिंदी में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं मृदा क्षरण, मृदा क्षरण। इसको हम सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं सर? इसको हम जानते हैं सॉइल इरोजन। ये क्या होता है? मृदा का मतलब होता है सॉइल, क्षरण मतलब होता है इरोजन। क्या होता है? जब पानी एवं हवा के द्वारा मृदा के जो कण होते हैं, मृदा के कण कौन कौन से होते हैं, तो मृदा के 3 कण होते हैं। 3 कण कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सैंड, ठीक है, एक होता है आपका सिल्ट और एक होता है आपका क्ले। ये जो तीनों कण हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोल देते हैं मृदा कण, मृदा कण, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं सॉइल पार्टिकल्स, या फिर इनको हम सॉइल सेपरेट्स के नाम से जानते हैं। ये पानी के द्वारा, हवा के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। मतलब क्या है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, मृदा के जो कण हैं, वो पानी हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, उन्हीं को हम मृदा क्षरण कहते हैं। अगर आप जल निकास कर दोगे, इसका मतलब यह है कि जल के द्वारा जो मृदा के कण बहकर दूसरी जगह जाने वाले थे वो यहां पर रुक जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो 10-20 सेकंड इस वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मृदा की क्षारीयता या फिर अम्लता की रोकथाम के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम जानेंगे जल निकास की प्रणालियां। जल निकास की 3 प्रणालियां हैं, या फिर हम सिस्टम ऑफ ड्रेनेज की बात करेंगे तो ड्रेनेज के 3 सिस्टम, ठीक है। एक तो प्राकृतिक है, एक ग्रिडिरोन है और एक हेरिंगबोन है। जान लेते हैं हम प्राकृतिक जल निकास क्या है। खेत में वर्षा हो रही है, वर्षा होती जा रही है, खेत में पानी भरते जा रहा है। जब जो पानी है अपना रास्ता स्वयं बनाता है, जहां खेत में ढाल मिलता है उस हिसाब से वो पानी अपनी नालियां अपने आप बना के, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो नालियां बना के निकल जाता है, उसी को हम बोल देते हैं प्राकृतिक जल निकास। इसमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, सिंपल देखिए डेफिनेशन में भी ये लिखा होगा। नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम में क्या होगा, इस प्रणाली में जल निकास नालियां खेत के ढाल के अनुसार बनाई जाती हैं या फिर वो अपने आप बन जाती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्राकृतिक जल निकास। दूसरा समझ लेते हैं ग्रिडिरोन। ग्रिडिरोन, इसके हम आगे डायग्राम को भी जानेंगे। ग्रिडिरोन में क्या होता है, इस प्रणाली में क्या होता है या फिर इस सिस्टम में क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम में, खेत के निचले हिस्से में, खेत के निचले हिस्से मतलब कि जहां पर पूरे खेत का पानी इकट्ठा होता है, क्या बोला, जहां पर पूरे खेत का पानी इकट्ठा होता है वहां पर आप नाली बना देंगे। मान के चलिए ये मेरा ऐसा खेत है, ढाल वाला खेत है, ये पूरा पानी बहकर कहां पे आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहीं पे मैंने नाली बना दी तो पूरे खेत का जो पानी है वो यहां पर आ गया, यहां से बह के बाहर निकल जाएगा। ये हो गया ग्रिडिरोन ड्रेनेज सिस्टम, यही सर यहां पे लिखा है, ठीक है। मुख्य जल निकास नाली होती है निचले हिस्से में, जिससे पूरे खेत में सहायक नाली आपने बना दी। कहने का मतलब क्या है, ये आपका खेत है, ठीक है, यहां पर आपकी मुख्य जल निकास नाली हो गई और ये सहायक नालियां हो गई, ये यहाँ पर आकर मिल गई और यहाँ से फिर क्या होगा, आपका पानी खेत से बाहर निकल गया। यही आपका ग्रिडिरोन प्रणाली है, ग्रिडिरोन सिस्टम है, ठीक है। प्राकृतिक समझ लिया और ग्रिडिरोन समझ लिया। अब हम बात करेंगे हेरिंगबोन प्रणाली की। हेरिंगबोन प्रणाली क्या होता है, हेरिंगबोन थर्ड वाला प्रणाली है, यानी कि खेत से जल निकास या जल को बाहर करने की ये तीसरी प्रणाली है, जिसको हम हेरिंगबोन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह है आपका कि इस प्रणाली में खेत के बीचों बीच, खेत के बिल्कुल बीचों बीच इस प्रकार की हम नाली बना देंगे। इधर का पानी आएगा यहां आएगा, इधर का यहां आएगा, और किसके माध्यम से आएगा, सहायक नालियों के माध्यम से, ठीक है। सहायक नालियों के माध्यम से क्या होगा, जल निकास यहां पर होगा। इसमें क्या होगा, खेत के बीचों बीच एक मुख्य नाली बना दी, मेन चैनल आपने खेत के बीचों बीच बनाया है। उसके बाद क्या होगा, पूरे खेत में सहायक नालियों में आकर
पूरे खेत में क्या होगा, जैसे आपका ये खेत है, इसमें आपने क्या किया, खेत के बीचों बीच आपने मुख्य नाली बना दी और क्या किया, सहायक नालियां इसमें आके मिल गई। सहायक नालियां क्या हुई, इसमें आके मिल गई, तो ये आपकी मुख्य नाली हो गई। ये जो आपका सिस्टम होगा ये हेरिंगबोन प्रणाली होगी। ठीक है, सहायक नालियां क्या होंगी, इनका आकार थोड़ा छोटा होगा और मुख्य नाली जो होगी उसका आकार बड़ा होगा। इनको मैं फिर से याद करवाऊंगा। इस प्रकार अतिरिक्त जो जल है, हम पहले ही डेफिनेशन में जान चुके हैं कि खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है सर, वही जल निकास कहलाता है। ठीक है, मुख्य नाली से जो है खेत से बाहर पानी निकल जाएगा। अब एक छोटा सा डाउट जहां तक मुझे लगता है कि आपको हेरिंगबोन और ग्रीडीरोन में आपको पढ़ तो लेते हो, याद भी हो जाता है, बाद में आप भूल जाते हो कि खेत के बीचों बीच नाली किस में बना रहे थे और खेत के निचले हिस्से में नाली किस में बना रहे थे। तो आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, हेरिंगबोन, क्या बोल रहा हूं मैं, हेरिंगबोन और ग्रीडीरोन। ठीक है, तो हेरिंगबोन में क्या आ रहा है, आपका बोन आ रहा है बीच में, हेरिंगबोन में आपका बीच में क्या आ रहा है, बोन। तो बोन को आप कर लो बोरिंग यानी बीच, बोन यानी बीच। तो खेत के बीचों बीच में आप क्या बनाओगे, नाली कौन से सिस्टम में बनाओगे, हेरिंगबोन में। हेरिंगबोन, बोन से बीच, बोन से बीच मतलब खेत के बीचों बीच में नाली किसमें बनाएंगे, हेरिंगबोन में। ठीक है, और उसके जो अपोजिट है ग्रीडीरोन जो है उसमें खेत के निचले हिस्से में बना लेंगे। और प्राकृतिक रूप से तो नालियां अपने हिसाब से बनी जाती हैं। तो यहां पर हमने क्या क्या जाना, यहां पर हमने जाना आपका सबसे पहले हमने सिंचाई के बारे में जाना। ठीक है, और उसके बाद हमने जाना जल निकास के बारे में जाना। और यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, आप डायग्राम के माध्यम से यहां पर देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से आपको यहां पर तीनों यहां पर जो प्रणालियां हैं आपको समझ में आ जाएंगी। पहली जो प्रणाली है वो आपकी प्राकृतिक जल निकास की प्रणाली हो गई, मतलब जिस प्रकार खेत का ढाल है उसके हिसाब से नालियां बनती चली गई, खेत का जो एक्स्ट्रा पानी था, जो अतिरिक्त जल था वो बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद जो हेरिंगबोन है, हेरिंगबोन मैंने आपको बताया, हेरिंगबोन से आप बीच याद कर लेना, खेत के बीचों बीच ये मुख्य नाली बना दी है। और ये क्या है, ये सहायक नालियां हैं, ये सहायक नालियों से पानी यहाँ आएगा, सहायक नालियों से पानी आएगा और बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, खेत का ढाल कुछ इस टाइप से रहेगा खेत के बीचों बीच। ठीक है, और ग्रीडीरोन में क्या रहेगा, कुछ इस प्रकार से ढाल रहेगा, निचले हिस्से में पानी आ जाएगा, सहायक नालियों से आएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने किस किस को जान लिया, यहां पर हमने सिंचाई को शुरू से जाना, उसका महत्व जाना, जल निकास को जाना, उसके महत्व को जाना, सिंचाई के स्रोत जाने, जल निकास की प्रणालियां जानी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा काम आपको करना है, क्या करना है, इस वीडियो के लिंक को अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों को, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि 12th के क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और एलिमेंट्स ऑफ साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवा सकें और आपकी परीक्षा की तैयारी में अपना योगदान दे सके। और सारी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।